दोस्तों, किताब लिसनिंग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक का समरी सुनेंगे। इसको सुनने के बाद आपका इन्वेस्टमेंट का नजरिया बदल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज तक निवेश पर लिखी यह सबसे अच्छी किताब है। क्या आपने कभी स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने के बारे में सोचा है, लेकिन ज़्यादा नॉलेज न होने के कारण आपने कभी रिस्क ही नहीं लिया? लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि इन्वेस्टमेंट की नॉलेज के बगैर भी आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसके साथ ही बहुत सारे पैसे भी कमा सकते हैं, तो इन्वेस्टमेंट की सारी स्ट्रैटेजी को जानने के लिए आपको इस बुक को अवश्य ही पढ़ना होगा। दुनिया के जितने भी बड़े बड़े और बेहतरीन इन्वेस्टर हैं, उन सभी ने इसको जरूर पढ़ा है। वॉरेन बफेट ने तो यहाँ तक कह दिया कि उनकी जितनी भी सक्सेस है, उस सारी सक्सेस का क्रेडिट इस बुक को देना चाहते हैं। इसको इन्वेस्टिंग की दुनिया में बाइबल ऑफ इन्वेस्टिंग भी कहा जाता है, यानी यह एक तरह का इन्वेस्टिंग से संबंधित महान ग्रंथ भी है। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इस बुक को बेंजामिन ग्राहम ने लिखा है। इसको सबसे पहले 1949 में पब्लिश किया गया था। ग्राहम एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट और प्रोफेशनल इन्वेस्टर थे। ग्राहम को ही सबसे पहले वैल्यू इन्वेस्टिंग करने वाला इंसान माना जाता है। वॉरेन बफेट, जो कि बहुत फेमस इन्वेस्टर हैं, ग्राहम को उनके इन्वेस्टमेंट को समझाने का सारा श्रेय देते हैं। उनको अपनी जिंदगी में पिता के बाद दूसरा सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बताते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि बहुत कम मेहनत और क्षमता के साथ भी एक बेहतरीन रिजल्ट पाया जा सकता है। एक सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग के लिए आपको किसी फैंसी डिग्री, हाई आईक्यू या लक की जरूरत नहीं है। आपको बस इन्वेस्टिंग की बेसिक नॉलेज, एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी और अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आना चाहिए। अगर आप यह चीज करते हो तो आप इजीली स्टॉक मार्केट से बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। यह बुक रेड करने में थोड़ी बोरिंग है, लेकिन इसके हर एक पेज पर टाइमलेस इन्वेस्टिंग विजडम है। डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। हमेशा अधिकतर लोग समझते हैं कि कोई भी चीज़ खरीद लो, फिर उसे 2 साल, 5 साल या 10 साल तक रखे रहो, तो वो इन्वेस्टिंग होती है, जबकि यह इन्वेस्टिंग बिल्कुल नहीं होती। ग्राहम ने सजेस्ट किया है, इन्वेस्टिंग में 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर यह 3 चीज़ें नहीं हैं, तो आप इन्वेस्टिंग नहीं बल्कि गैम्बलिंग कर रहे हो। यह 3 चीज़ें इस प्रकार हैं। थॉरो एनालिसिस। आप किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके पीछे कुछ कारण होने चाहिए। आपकी एक डीपर एनालिसिस होनी चाहिए। वो एनालिसिस करे बगैर आप कुछ भी कर रहे हैं तो वो इन्वेस्टिंग नहीं है। सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल। जो पैसा आप लगा रहे हैं वो पैसा सुरक्षित होना चाहिए। ऐसी बात उस इन्वेस्टिंग प्रोसेस में होनी चाहिए जहां तक प्राइस तो रोज ही फ्लक्चुएट होता है, लेकिन साल या 6 महीने को देखें तो आपका लॉस नहीं होना चाहिए। मतलब आप जो पैसा लगा रहे हैं वो सेफ होना चाहिए। एडिक्वेट रिटर्न। आपको इन्वेस्ट किए गए अमाउंट पर सफिशिएंट रिटर्न भी मिलना चाहिए। डिफिकल्ट रिटर्न थंबनेल रूल के हिसाब से वो होता है जो आपको फिक्स एसेट से मिल सकता है, उससे 5% ज़्यादा होना चाहिए। जैसे कि अगर आपको एफडी के ऊपर 7% का रिटर्न मिल रहा है, तो अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस पर 12% का रिटर्न मिलना चाहिए। अगर यह 3 चीज़ें आपके इन्वेस्टमेंट में शामिल हैं तो इसे ही सही इन्वेस्टिंग कहा जा सकता है। अगर यह तीनों चीज़ें नहीं हैं तो उसे स्पेक्यूलेशन या गैम्बलिंग बोला जाता है, जिसमें आप तुक्का मार रहे हैं कि मैंने इस कंपनी का शेयर ले लिया, शायद यह शेयर चल जाए। कॉन्सेप्ट ऑफ मिस्टर मार्केट। बेंजामिन ग्राहम का कहना है, बाजार जो आपको रोज शेयर के भाव पेश करता है कि आज यह चीज़ 100 रुपये में ले लो, तो कभी बोलता है 110 में ले लो, तो कभी 50 में ले लो। इसको उन्होंने मिस्टर मार्केट वाली टर्मिनोलॉजी से शो किया है। वो कहते हैं कि मिस्टर मार्केट रोज आपके सामने किसी कंपनी का शेयर किसी खास भाव पर आपके सामने रखता है। वो कहते हैं कि मिस्टर मार्केट अधिकतर समय सही होता है, यानी 60% से 70% किसी कंपनी का भाव सही होता है, लेकिन कभी कभी वह इमोशनल प्रॉब्लम में पड़ जाता है। इसी के कारण वह कभी बहुत सस्ता प्राइस कोट करता है या फिर कभी बहुत महंगा प्राइस कोट करता है। यहीं पर आपको सही डिसीजन लेना है। अगर आपने सही डिसीजन लिया तो आपको उसके बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे, जहां अपनी गलती की तो उसके खराब रिजल्ट मिलेंगे। ग्राहम का सजेशन है कि जब मिस्टर मार्केट बहुत पेसिमिस्टिक हो तो आपको खरीदना चाहिए, जब मिस्टर मार्केट बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो तो आपको नहीं खरीदना चाहिए, तब आप बेचिए। यानी जब मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट हो तो आपको खरीदना चाहिए, वही जब मार्केट में बहुत ज़्यादा तेजी हो
तो आपको बेचना चाहिए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी ने इन्वेस्टर्स की जिंदगी बदल दी। इन्वेस्टिंग को एक प्रोफेशनल रूप इसी कॉन्सेप्ट ने दिया। हम में से सभी लोग अपनी एनालिसिस में कुछ न कुछ गलती कर सकते हैं। हो सकता हमारा एनालिसिस सही हो, लेकिन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बदल जाए जिसकी वजह से हमें लॉस सकता है। कई रीज़न हो सकते हैं जिसके कारण आप जो उम्मीद कर रहे हैं वह सही न हो। इसलिए ज़रूरी है कि आप पहले से ही सेफ्टी लेकर चलें। जैसे मान लेते हैं आप एक इंजीनियर हैं, आपको एक ब्रिज बनाने का काम दिया गया है जिसकी 10,000 पाउंड की कैपेसिटी हो, तो क्या आप 10,000 पाउंड वाली कैपेसिटी वाला ही पुल बनाएंगे? अगर आपने एग्जैक्टली 10,000 पाउंड का ही पुल बना दिया, फिर अगर उस पर 11,000 पाउंड वाला ट्रक निकला तो ब्रिज टूट जाएगा, फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेकर चलनी चाहिए। इसलिए हमें 12,000 पाउंड की कैपेसिटी का ब्रिज बनाना चाहिए ताकि आपको सेफ्टी मिल जाए। यही सेफ्टी आपको इन्वेस्ट करते समय भी मिलनी चाहिए। वो तब मिलेगी जब आप किसी भी कंपनी का शेयर उसके फेयर प्राइस से नीचे खरीदें। अगर उसका फेयर प्राइस 100 रुपीज़ बनता है तो आपको उसे 70, 80 या 60 में खरीदना चाहिए। जब आप उसे नीचे के भाव पर खरीद रहे हैं, यानी 100 की चीज़ को 70 में खरीद रहे हैं, तो जो आपकी तरफ से एनालिसिस में गलती हो सकती है वो यहाँ पर डिस्काउंट हो जाएगी। कंपनी का थोड़ा बहुत बिजनेस जो खराब हो सकता है वो आपको सेफ्टी दे देगा, या ओवरऑल बिजनेस एनवायरनमेंट खराब हो जाए तो यहाँ आपको सेफ्टी मिल जाएगी। इसलिए हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स। बेंजामिन ग्राहम ने इन्वेस्टर्स के कुछ टाइप बताए हैं जो इस प्रकार हैं। डिफेंसिव इन्वेस्टर यह ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जिन्हें लॉस से डर लगता है, जो टाइम नहीं देना चाहते, जो रिसर्च नहीं करना चाहते, इसके साथ ही जो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। ऐसे इन्वेस्टर को ही डिफेंसिव इन्वेस्टर्स कहते हैं। यह इन्वेस्टर्स ऑटोपायलट टाइप के नेचर के होते हैं। वह ऐसा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं जिसमें वह ऐसे शेयर को रख दें जिसमें ज़्यादा सोचने विचारने की ज़रूरत न पड़े, रेगुलेट ट्रैक करने की ज़रूरत न पड़े। ऐसी कंपनियों में निवेश करना चाहता है। यह इन्वेस्टर्स ज़्यादा इमोशनल होते हैं। यह फियर, ग्रीड जैसी चीज़ों से ज़्यादा डरते हैं। इन्हें एवरेज रिटर्न ही प्राप्त होते हैं। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर यह वह इन्वेस्टर होते हैं जो रिस्क लेना चाहते हैं, जो मेहनत करना चाहते हैं, जो रिसर्च के लिए टाइम दे सकते हैं। ऐसे इन्वेस्टर्स को खुद पर काफ़ी भरोसा होता है। उसे लगता है कि वह अच्छी रिसर्च कर रहा है, वह खुद पर कॉन्फिडेंट रहता है। ग्राहम कहते हैं अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो ऐसे इन्वेस्टर्स ज़्यादा रिटर्न बनाते हैं। वही यह इन्वेस्टर्स डिफेंसिव इन्वेस्टर्स की तरह का पोर्टफोलियो पसंद नहीं करते। यह इन्वेस्टर्स डिसीजन मेकिंग पोर्टफोलियो को पसंद करते हैं। यह इन्वेस्टर्स इमोशनल नहीं होते बल्कि इंटेलेक्चुअल होते हैं। यह नॉलेज और इंटेलिजेंस पर भरोसा रखते हैं। इनमें पेशेंस होता है। इन इन्वेस्टर्स को एवरेज से ज़्यादा रिटर्न मिलते हैं। हाइब्रिड इन्वेस्टर एंटरप्राइजिंग और डिफेंसिव इन्वेस्टर्स के बीच एक और इन्वेस्टर भी हो सकता है जिसे हाइब्रिड इन्वेस्टर्स कहते हैं। यह वह लोग होते हैं जो डिफेंसिव के साथ एंटरप्राइजिंग भी होते हैं। यह दरअसल उस कैटेगरी के लोग होते हैं जो रिसर्च में टाइम खर्च करना नहीं चाहते हैं, या फिर इनको रिसर्च करने की नॉलेज ही नहीं होती। किसी सही व्यक्ति की एडवाइस लेने के लिए पैसा भी खर्च करना नहीं चाहते। ऐसे लोग टीवी पर या सोशल मीडिया पर सुनकर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। ऐसे लोगों को हमेशा बिलो एवरेज रिटर्न मिलता है। ज़्यादातर समय वह लॉस में ही रहते हैं। ग्राहम सजेशंस देते हैं कि आप हाइब्रिड इन्वेस्टर कभी न बने हैं। या तो आप प्रॉपर रिसर्च कीजिए, या नहीं कर सकते तो डिफेंसिव इन्वेस्टर्स की स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए। 5 स्ट्रैटेजीज टू मैक्सिमाइज रिटर्न्स। ग्राहम ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की 5 स्ट्रैटेजीज दी है जिन्हें आप अपने नेचर के हिसाब से फॉलो कर सकते हैं। इसे फॉलो करके आप अच्छे रिटर्न भी हासिल कर सकते हैं। फर्स्ट स्ट्रैटेजी फॉर डिफेंसिव इन्वेस्टर। डिफेंसिव इन्वेस्टर्स को यहाँ मिनिमम एफर्ट की ज़रूरत होती है। न तो यहाँ पर कोई रिसर्च करनी है, न ज़्यादा दिमाग लगाना है, न ज़्यादा टाइम खर्च करना है। यहाँ पर आप केवल इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए। इंडेक्स फंड से मतलब है कि आप निफ्टी बेस्ड या बैंक बेस्ड फंड ले सकते हैं। यहाँ पर आपको रिटर्न भी एवरेज के करीब ही मिलेंगे, या यूँ कहें तो जैसा इंडेक्स चलेगा वैसे ही आपको रिटर्न मिलेंगे। यह मिनिमम एफर्ट वाली स्ट्रैटेजी है। यहाँ आपको मेहनत बिल्कुल भी नहीं करनी, बस आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर देना है। सेकेंड स्ट्रैटेजी,
इस स्ट्रैटेजी में आपको थोड़ी मेहनत करनी है। यह भी डिफेंसिव इन्वेस्टर्स के लिए ही है। इसमें ग्राहम कहते हैं कि आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए जिसका कम से कम रेवेन्यूज $500 मिलियन का हो। अगर इससे कम रेवेन्यू है तो इन्वेस्ट मत करिए। उस कंपनी के पास करंट लायबिलिटीज के 2 गुने करंट एसेट्स होने चाहिए। उस कंपनी की लॉन्ग टर्म बोरोइंग उसके नेट करंट एसेट से कम होनी चाहिए। वो कंपनी पिछले 10 साल से लगातार प्रॉफिटेबल होनी चाहिए। ऐसा न हो कि वह बीच के एक आधा साल लॉस में रही हो। वो कंपनी पिछले 10 साल से लगातार डिविडेंड पे कर रही हो। इस कंपनी को आपको ऐसे देखना चाहिए। इसके साथ ही वह कंपनी ऐसी होनी चाहिए जो अपना मिनिमम एप्स 10 साल के आधार पर 1/3 बढ़ा लेती हो, यानी 10 साल के अंदर 33-35% की ग्रोथ दे देती हो। ऐसी कंपनियों में भी आप इन्वेस्ट कीजिए तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 टाइम्स ऑफ अर्निंग के ऊपर मत करिए, या वह अपनी बुक वैल्यू के 1.5 टाइम्स के नीचे चल रही हो, तभी इन्वेस्ट कीजिए। इस स्ट्रैटेजी का जब आप पोर्टफोलियो बनाएं तो आपको मिनिमम 10 और मैक्सिमम 30 स्टॉक्स रखना चाहिए। थर्ड स्ट्रैटेजी, यह स्ट्रैटेजी उन्होंने एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स के लिए बनाई है। यहाँ पर रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है, इसके साथ रिसर्च वर्क भी ज़्यादा होता है। यहाँ पर आप उन कंपनियों में इन्वेस्ट कीजिए जिनके करंट एसेट्स कम से कम 1.5 टाइम्स करंट लायबिलिटी से ज़्यादा हो। इन कंपनियों का करंट डेट करंट एसेट से 1.1 टाइम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 110% से ज़्यादा उसके ऊपर कर्जा नहीं होना चाहिए अपने करंट एसेट्स के मुकाबले। दूसरी चीज़ जो देखनी है, उस कंपनी ने पिछले 5 सालों में कोई लॉस न किया हो, यानी पिछले 5 सालों में वह हर साल प्रॉफिटेबल रही हो, साथ में लगातार डिविडेंड भी पे कर रही हो, इसके साथ उसकी अर्निंग में कुछ ग्रोथ भी हो। ऐसी कंपनी के स्टॉक्स आपको उसके फिक्स्ड एसेट्स का 1.2 टाइम्स से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, यानी उसका जितना फिक्स्ड एसेट्स है उसके मुकाबले उसको 1.2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो उतना आपको उसका मार्केट कैप मिल जाएगा, यानी उस मार्केट कैप से ऊपर आपको नहीं लेना है। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं तो कम से कम 20 स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने चाहिए। फोर्थ स्ट्रैटेजी, यह स्ट्रैटेजी भी एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स के लिए है। यह हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड्स वाली स्ट्रैटेजी है। यहाँ पर ग्राहम कहते हैं कि आपको ऐसी कंपनियों के शेयर लेना चाहिए जो अपनी नेट करंट एसेट्स वैल्यू NCAV के नीचे चल रहे हो, यानी जितना कंपनी का करंट एसेट्स है उसके नीचे उसका मार्केट कैप होना चाहिए। ऐसी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ऐसी कंपनी पिछले 2 सालों में लॉस में न गई हो, कम से कम पिछले 2 साल उसके प्रॉफिटेबल होने चाहिए। क्योंकि यह एक रिस्की स्ट्रैटेजी है, इसलिए आपको कम से कम 30 स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए ताकि आपका रिस्क कम हो, आपका पोर्टफोलियो भी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड हो। फिफ्थ स्ट्रैटेजी फॉर सिचुएशनल इन्वेस्टिंग, यह सिचुएशनल इन्वेस्टिंग वाली स्ट्रैटेजी है। यहाँ पर आपको रेगुलर रिसर्च नहीं करनी है, बस कुछ सिचुएशंस पर नज़र रखनी है। ऐसी सिचुएशन जैसे कि किसी छोटी कंपनी को कोई बड़ी कंपनी खरीद रही है। ऐसी डील जनरली प्रीमियम प्राइस पर होती है, तो ऐसे में छोटी कंपनी के शेयर्स अक्सर बढ़ते हैं, तब आप ऐसी छोटी कंपनियों के शेयर ले सकते हैं। कोई ऐसी कंपनी जो किसी लीगल ट्रबल में फंसी हो, किसी ऐसी कानूनी समस्या में जो कि टेम्पररी हो, जो सॉल्व हो सकती हो, ऐसी कंपनी के स्टॉक्स भी आप ले सकते हैं। ऐसी कंपनी जो स्निप ऑफ यानी कि वैल्यू अनलॉकिंग कर रही हो, सब्सिडरी कंपनी को लिस्ट कराकर, ऐसी सिचुएशन में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ग्राहम कहते हैं कि आपको सिचुएशनल इन्वेस्टिंग कम करनी चाहिए, आपके मैक्सिमम स्टॉक्स 2 to 4 होने चाहिए। इस स्ट्रैटेजी को आपको अकेले फॉलो नहीं करनी है, यानी कि आप सिर्फ सिचुएशनल स्टॉक ही ले, ऐसा आपको नहीं करना है। इस स्ट्रैटेजी को आप किसी दूसरी स्ट्रैटेजी के साथ कंबाइन करके ले सकते हैं। ग्राहम ने इसके अलावा एक अहम बात की है कि आप जब भी शेयर खरीदें तो आपकी सोच एक बिजनेस ओनर की जैसी होनी चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट को बिजनेस पार्टनर के तौर पर लेंगे तो आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप ऐसे नहीं लेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, इसलिए आप इन्वेस्टिंग को एक बिजनेस के तौर पर लीजिए। समाप्त। धन्यवाद।